वेलकम टू इंड्यूस क्लासेस। मेरा नाम है अमन सिंह। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इंडियन डेमोक्रेसी सर्वाइव हुई और पाकिस्तान ने अपने 70 साल से भी ज्यादा के इतिहास में 3 से भी ज्यादा तख्ता पलट देखे। तो वो कौन कौन से रीजन थे जिसकी वजह से पाकिस्तान में इतने सारे तख्ता पलट हुए। फेलियर ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट। तो जो शुरू का जो समय था पाकिस्तान का, उन्होंने खुद को इन्वॉल्व किया इंडिया के साथ वॉर्स में। उन्होंने कश्मीर इशू को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुई, जिसकी वजह से जो बजट था, जो यूनियन बजट था, उसका जो 70% जो हिस्सा था वो पाकिस्तानी आर्मी को जाता था और सिर्फ 30% जो गवर्नमेंट और उसके बाकी के काम के लिए होता था। और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये वेलफेयर नहीं कर पाए लोगों का, बहुत सारे जो सिविलियन वर्क थे उनको नहीं कर पाए, उनको अचीव नहीं कर पाए। और जो पाकिस्तानी आर्मी थी वो काफ़ी हद तक वेल फंडेड थी, उनके पास अच्छा खासा पैसा था। और जो मुस्लिम लीग थी जो लीड कर रही थी, जो जिन्ना की पार्टी थी, जिन्होंने पार्टीशन के अंदर बहुत बड़ा जिनका एक रोल था, वो काफ़ी हद तक उनकी डेथ हो चुकी थी। और जो पूरा ही मुस्लिम लीग का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो केवल एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता था, वो था मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद जितने भी लोग थे वो इतने ज़्यादा उनका जैसे लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पहले पाकिस्तान के, लेकिन उनकी भी मुस्लिम लीग में इतनी पकड़ नहीं थी। और जिस तरीके से कांग्रेस का संगठन था, जिसने जो भारत के लगभग सभी कोने कोने में था, और जिस तरीके से जो नेहरू और जो इंडिया की जो लीडरशिप थी वो काफ़ी हद तक एक मैच्योर लीडरशिप थी, वो काफ़ी हद तक एक फेमस, वो काफ़ी हद तक उन्होंने काफ़ी हद तक भारत को संभाल के रखा, उसको उसके अंदर जो मसले थे, जो लोगों के साथ जुड़ना था, वो उन्होंने बनाए रखा। बट जो मुस्लिम लीग थी वो काफ़ी हद तक इन चीज़ों में फेल हुई। मुस्लिम लीग के अंदर बहुत ज़्यादा डिविजन्स हुए। मुस्लिम लीग के अंदर आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे लोगों के बीच में वो बढ़ते गए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जो पाकिस्तान में जो सिविल सर्वेंट की थे वो ऑलमोस्ट 400 थे, जबकि इंडिया के पास लगभग 1500 सिविल सर्वेंट्स थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनका एक बहुत बड़ा रीजन था। पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी इंडिया की ब्यूरोक्रेसी थी। और उसके उसके बाद ये जो पाकिस्तान का इनिशियल पीरियड था ये बहुत ही अनस्टेबल था। और इसी के बीच में होता ये है कि जो गवर्नर होते हैं इस्कंदर मिर्जा, वो इम्पोज कर देते हैं मार्शल लॉ और वो डिसमिस कर देते हैं डिसमिस कर देते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को। और अब कंट्री में मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री का शासन लागू किया जाएगा कुछ समय के लिए। तो जिसने पाकिस्तान को बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट किया। और जो सिविलियन गवर्नमेंट थी वो बहुत ही करप्ट थी, उसने अपने जो वेलफेयर गोल्स थे पाकिस्तान के वो नहीं अचीव कर पाए। और इस समय जब मिलिट्री पावर में आती है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो सोशल वर्क के काम किए, वो जब आए तो उन्होंने रोड कंस्ट्रक्ट की, उन्होंने वो सारे काम किए जो एक सिविलियन गवर्नमेंट को करना चाहिए। बट सिविलियन गवर्नमेंट ये सब कर पाने में असक्षम रही। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पार्टीशन के बाद का इंडिया है, और कश्मीर, कोलकाता, ये ईस्ट पाकिस्तान का रीजन है और ये वेस्ट पाकिस्तान है। तो जो इनके अंदर ये बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी थे। अगर आप देखें तो ये जो बलूचिस्तान का रीजन है, पूरा का पूरा ये वाला, इसको पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक कब्जा किया हुआ था। यहाँ पे कराची है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा इनका कब्जा किया हुआ था। तो ये भी काफ़ी अनस्टेबल था। बलूच चाहते हैं कि ये इनसे अलग हो जाएं। उसके बाद ये खैबर पख्तूनख्वा वाला जो रीजन है और ये जो अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता जो इलाका है वो काफ़ी अनस्टेबल रीजन था। तो इन सारे रीजन्स को कंट्रोल करना पाकिस्तान के लिए काफ़ी, पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट थी उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। उसके बाद ये जो बंगाली मुस्लिम्स थे, तो जो बंगाल था इनको अपना पूरा वो नहीं, पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था वेस्ट पाकिस्तान में। और तो इसीलिए ये भी एक रीजन था कि 1971 की वॉर में पाकिस्तान अपना ये पूरा एरिया खो देता है और हमें एक नया कंट्री फॉर्म होता हुआ दिखता है, जिसको बांग्लादेश, और इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं मुजीबुर रहमान, जिनको इंडिया काफ़ी सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान में एक और रीजन था, इन्होंने काफ़ी हद तक जो उर्दू इम्पोज कर दी थी लोगों के ऊपर, बिना ही सिर्फ इस बेसिस पे कि ये सारे लोग मुस्लिम हैं, तो वो जिन्ना पाकिस्तान को एक मुस्लिम नेशन की तरह और एक उर्दू को एक दर्जा देना चाहते थे। लेकिन जो सिंधी थे ये काफ़ी हद तक ये उर्दू से इतना वाक़या नहीं रखते थे। पंजाब के जो रीजन है वहाँ पे पंजाबी बोली जाती थी, यहाँ पे कश्मीरी और बाकी भाषाएं, यहाँ बलूची बोली जाती थी। आगे होता ये कि जो लोग होते हैं वो जो अपना सिविलियन गवर्नमेंट पे विश्वास खोने लगते हैं।
और उनका जो सपोर्ट होता है वो मिलिट्री के लिए काफी हद तक बढ़ता जाता है। और वहीं जो पाकिस्तानी आर्मी थी वो काफी हद तक डोमिनेट करती थी पंजाबी सोल्जर्स से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब पंजाब, क्योंकि दो जो स्टेट्स थे इंडिया के, एक था पंजाब वाला रीजन और दूसरा था ये बंगाल का रीजन। तो इसको डिवाइड किया गया लगभग लगभग बराबर के हिस्सों में, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी हिंदू मुस्लिम्स की सिख की, ये काफी हद तक बराबर थी। तो जो हिंदूज और सिख थे वो उनका जो मेजॉरिटी जो डोमिनेटेड रीजन था वो थोड़ा यहाँ पे इंडिया को मिल गया 46%। 46% रीजन इंडिया को मिला और 54% यहाँ पे पाकिस्तान को मिल गया पंजाब का। और यहाँ पे जो बंगाल का रीजन था इसको भी डिवाइड कर दिया गया इंडिया और पाकिस्तान में। तो यहाँ पर होता ये है कि जो पाकिस्तान में जो ज्यादातर जो पंजाबीज थे वो सारे मुस्लिम्स थे, और उनको वो जो मुस्लिम पंजाबीज थे तो वो उसको जो पंजाब जो ज्यादातर जो मिलिट्री थी इंडिया की, ब्रिटिश इंडिया की, उसको पंजाबी सोल्जर्स काफी कंट्रोल करते थे। क्योंकि देखिए ब्रिटिश ने कैसा था, ब्रिटिश आर्मी में पंजाबी सोल्जर्स ज्यादा इसलिए थे क्योंकि उनका ये मानना था, और ज्यादातर जो कंट्रीज होती हैं वो अपना कॉलोनाइजेशन उसको दबाने के लिए वो भी उसको यही यही पैतरा यूज करती हैं। अब इंडिया एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री था, मुस्लिम यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट थे। तो उन्होंने सिखों को मिलिट्री में अपने साथ लेना शुरू किया, क्योंकि अगर आपको मेजॉरिटी पे रूल करना है तो उन माइनॉरिटी को आप अपने साथ ले लो। माइनॉरिटी थे सिख, तो जो ब्रिटिश थे उसके अंदर जो सिख थे वो काफी अच्छे अच्छे खासे नंबर्स में थे। और ऐसा ही दुनिया की अलग कंट्रीज में हम ब्रिटिश के पैतरे देखते हैं। चलिए, सबसे अच्छा एग्जांपल रवांडा का है, हुतू हुतू ट्राइब्स। और हाँ, तो और जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको भी बनने में करीब करीब 25 से भी ज्यादा साल लग गए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही अनस्टेबल चला 1958 में। जो वहाँ पे तख्ता पलट होता है, फिर 1958 से लेके 70s तक, ऑलमोस्ट 70 तक वहाँ पे अ, अयूब खान का शासन रहता है, और उसमें कुछ ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस नहीं होती है। पाकिस्तान एक मिलिट्री रूल की तरफ बढ़ता जाता है। 1971 के बाद जो इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर बांग्लादेश उनसे अलग हो जाता है। 1972 में जब भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तब 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है पाकिस्तान में। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट थी वो अपने प्रोमिसेस अचीव नहीं कर पाई। मिलिट्री की तरफ जो लोगों का झुकाव था वो बढ़ता गया। और जो मिलिट्री भी इनकी बहुत ही वेल फंडेड थी, इनके पास अच्छा खासा पैसा था, तो मिलिट्री को भी तख्ता पलट करने में कोई बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं हुई। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया में क्या हो रहा था, तो इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका एक बहुत बड़ा रोल था इंडिया की जो डेमोक्रेसी थी उसको स्ट्रेंथन करने में, मिलिट्री के रोल को मिनिमाइज करने में, और उन्होंने अपनी पूरी कोशिशें की। जैसा कि हम जैसा कि मुझे पता है, वो नेहरू नहीं चाहते थे कि जो इंडिया के जो पहले के एम करियप्पा थे वो इंडिया के पहले मिलिट्री जनरल बनते, मिलिट्री जनरल इन द सेंस आर्मी चीफ बनते। तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि उन्होंने ऑफर किया उनकी जूनियर नाथू सिंह को कि वो बन जाएं इंडिया के पहले आर्मी चीफ, बट नाथू सिंह ने उसको डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि जो सीएम करियप्पा हैं वो हमारे सीनियर हैं और वही हमारे आर्मी चीफ, उन्हीं को बनना चाहिए। ये सारी बातें थी, बट फिर के एम करियप्पा, हम सबको पता है कि वो इंडिया के पहले आर्मी चीफ बनते हैं। तो पहले जो मिलिट्री जनरल होता था, सॉरी जो मिलिट्री चीफ होता था, उसका जो टाइम पीरियड होता था वो टोटल 4 साल का उसका कार्यकाल होता था, लेकिन पंडित नेहरू ने उसे भी कम करके 3 साल कर दिया। उसके बाद जो उसके बाद जो आर्मी के जो चीफ का दफ्तर था दिल्ली में, उसको तीन मूर्ति भवन में बदल दिया गया, मतलब प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस बना दिया गया। तो ये भी एक चीज मतलब ये भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी सक्षम रहेगी, और किस तरीके से जो मिलिट्री का रूल है उससे हम मिलिट्री के रोल को हम कम करने की कोशिश करते हैं। इंडिया जिस तरीके से इंडिया फिर अपना पहला जनरल इलेक्शन कंडक्ट करता है 1951-52 में, सुकुमार सेन उसके पहले चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, जिनके नेतृत्व में भारत में एक बहुत बड़ी, मतलब एक साथ इतनी बड़ी डेमोक्रेसी जहां पे एक साथ सभी लोगों को वोट करने का अधिकार दिया गया। ये उस समय अमेरिका तक में भी ये ऐसा नहीं था। अमेरिका में जो ब्लैक्स थे उनको वोटिंग राइट्स प्रॉपर 1964 के बाद मिलते हैं, जब वहां पे एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलता है मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। और जो इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर बहुत सारे जो लोग थे उनका नहीं मानना था कि इंडिया की डेमोक्रेसी आगे कभी सर्वाइव कर पाएगी। और जैसे ही नेहरू यहाँ से जाएंगे
भारत में तख्ता पलट होना तय है। लेकिन अगर हम 1975 से लेकर 1977 की इमरजेंसी जिसको इंदिरा गांधी ने इम्पोज किया था, अगर हम उसको छोड़ दें तो भारत में स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ है। पार्टीज ने एक दूसरे को सत्ता सौंपी है, और भारत की जो डेमोक्रेसी है वो काफी हद तक अच्छे से वर्क करती गई। और एक और चीज जो पंडित नेहरू ने की थी या फिर बाकी की गवर्नमेंट्स ने भी उसको फॉलो किया, वो ये था कि अगर आप देखोगे जो शुरू के 40 साल का टाइम पीरियड था, उसमें जो पंजाबी जो सोल्जर्स थे, क्योंकि मैंने आपको कहा कि पंजाबी सोल्जर्स का नंबर ज्यादा था आर्मी में, तो जो जनरल्स लेवल पे भी जो हाई कमांड था, जो मिलिट्री का हायर ऑर्डर्स था, वहां पर भी पंजाबी सोल्जर्स डोमिनेट करते थे। बट हमारी गवर्नमेंट्स ने ये मेक श्योर किया कि जो हाईएस्ट पोजीशन है, जो चीफ है, आर्मी चीफ है, वो कभी भी पंजाबी ना, वो पंजाबी बनने से वो बचते थे। और इसीलिए पूरे इंडिया के शुरू के 40 सालों में केवल एक बार एक पंजाबी को अपॉइंट किया गया एज अ आर्मी चीफ। तो ये भी एक चीज दिखाती है कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने बहुत सारी चीजों, प्राइम मिनिस्टर नेहरू और बाकी की इंडिया की गवर्नेंस ने इस बात का बहुत ही ध्यान रखा कि किस मिलिट्री टेक ओवर ना कर पाए, और उन्होंने उस पॉसिबिलिटी को जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश की। अगर हम और जो उसके बाद जो इन्वॉल्वमेंट है मिलिट्री की, जैसे जो मिलिट्री जनरल्स हैं, क्योंकि अब मैंने आपको कहा कि उन्होंने जो रिटायरमेंट था वो 3 साल ही, मतलब जो टाइम पीरियड था सर्विस का एज अ आर्मी चीफ, उसको 3 साल कर दिया। इससे हुआ ये कि जो इंडिया की जो हाईएस्ट जो सीनियर जो एक्सपीरियंस सीनियर जो आर्मी जनरल्स थे, वो काफी तेजी से रिटायर होने लगे। और इसका एक खामियाजा इंडिया को 1962 की वॉर में देखने को मिला, क्योंकि उस समय इंडिया का जो एक्सपीरियंस था, जो जनरल्स थे जो हाईएस्ट पोजीशन पे थे, वो इतने एक्सपीरियंस नहीं थे। तो ये एक बहुत ही एक बैकड्रॉप हुआ इंडिया को 1962 की वॉर में। हमें अक्साई चिन का पूरा एक रीजन खोना पड़ा, जो लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन हमने खोई उसमें। उसके बाद अ, जो इंडिया में जो पंजाबी, अगर आप पंजाब का जो रीजन देखते हैं, तो वहाँ पे उसमें भी दो वो डिवाइड हो जाता है, मतलब 40 उसमें भी हिंदूज हिंदूज हैं और सिख हैं। तो पंजाबी कभी इतने डोमिनेटेड नहीं हो पाए। पंजाबी, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में जो पंजाबी सोल्जर्स थे उसमें ज्यादातर सारे मुस्लिम्स थे, बट इंडिया में वो सिख और हिंदूज में डिवाइड हो जाते थे, मतलब 18% सिख और फिर 12% हिंदूज, इस तरीके से। तो ये सारी चीज थी। तो जो पंजाब के सोल्जर्स थे वो भी इतने डोमिनेटेड पोजीशन में नहीं आ पाए, बट जो जनरल्स थे जो मेजर पोजीशन में, तो वो सिख थे। लेकिन वो भी इतने, बट हमने मेक श्योर किया कि जो हाईएस्ट पोजीशन है वहां पे कभी सिख इतने उसमें ना आए, मतलब कोई आर्मी जनरल बनने से हमने बचाया। उसके बाद इनकी इन्वॉल्वमेंट कम करने के लिए, पॉलिटिक्स में इनकी इन्वॉल्वमेंट कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती रही कि इनको राजनयिक, मतलब एक राजनयिक बना के इनको दूसरे देशों में भेज दिया गया, कि इंडिया की इंटरनल जो मैटर्स है, जो इंटरनल पॉलिटिकल मैटर्स है, उसमें आर्मी के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनका रोल कम से कम किया जा सके। तो भारत ने वो हर संभव कोशिश की जिससे हम आर्मी के रोल को इंडिया में काफी कम कर सके। और इसमें हमारी आर्मी ने भी बहुत कभी इंटरेस्ट दिखाया नहीं पॉलिटिक्स में। के एम करियप्पा का कहना था कि जो पॉलिटिक्स है आर्मी में वो एक कैंसर की तरह होता है, तो एक आर्मी ऑफिसर को हमेशा खुद को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। तो इंडिया की आर्मी इंडिया के लिए समर्पित है, और वो कभी भी मुझे नहीं लगता कि तख्ता पलट की तरफ देखेगी, या फिर वो जो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है उसको भी कभी हटाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो एक मैच्योर आर्मी है, उनके अंदर एक जज्बा है अपने देश के लिए, और वो कभी भी वो काम नहीं करेगी जो उसकी इस आइडेंटिटी को एक तरह से डेंट पहुंचाए। तो यही सारी चीजें हैं। थैंक यू।